मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। लिखो फर्स्ट हेडिंग, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। सही है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो यार, सबसे पहली चीज कि कोई भी सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है ना? कोई भी नहीं करता। कौन कौन से करते हैं पता है आपको? अरे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, सही है ना? तो हम अभी पढ़ने वाले किसके बारे में? फेरोमैग्नेटिक, जो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं ना, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उसका देखो रीजन बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो कोई भी सब्सटेंस होता है ना, उसमें क्या होता है बताओ? कि एटम है, एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्पिन मोशन होता है। अरे होता नहीं होता? होता नहीं होता? समझ रहे हो ना बात को? तो स्पिन मोशन के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। अरे वो जानते हो ना आप, स्पिन मोशन के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण, तभी आपने सुना होगा देखो, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं कि सारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं, तो स्पिन एक दूसरे को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। पर जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनमें क्या होता है कि सारे तो कंप्लीटली फिल होते नहीं, तो जो कंप्लीटली फिल नहीं है उनका क्या होगा? स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण उनमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। मैग्नेटिक मोमेंट अपने पिछली बार पढ़ चुके हैं। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण, घूमने के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? करंट, और करंट के प्रोड्यूस होने से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ गए बात को? पक्का? तो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस में छोटी छोटी मैग्नेट्स होती है। एक्चुअली में क्या होती है? छोटी छोटी मैग्नेट होती है, जिनको अपन बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? सही है। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना हुआ है? छोटी छोटी मैग्नेट से बन के बना हुआ है। मैग्नेट का मतलब हर एक एटम है ना, जिसके पास स्पिन मोशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? जिसके पास खुद का क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, और खुद का ही क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी मैग्नेटिक सब्सटेंस is made from a small magnet which have its own south and north pole, is known as domain, मतलब हर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस छोटी छोटी मैग्नेट से मिलके बना हुआ है, जिसके पास खुद का क्या है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डोमेन। देखो ये ऐसे डोमेन रहते हैं बच्चे, इनको डोमेन बोल रहे हैं अपन। और ये क्या है? ये क्या है? इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका क्या है? साउथ पोल है। ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका क्या है? तो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या होता है? छोटी छोटी मैग्नेट्स होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, स्पिन मोशन के कारण। क्या होता है? स्पिन मोशन के कारण। इज दैट क्लियर? पक्का? स्पिन मोशन के कारण ये छोटी छोटी मैग्नेट्स की तरह हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, जो एक छोटी छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसका खुद का क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। ये खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसमें और अलग तरीके से पढ़ाऊंगा ना। सही है? समझ गए बात को? अब देखो क्या होता है। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई, क्यों स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, पता चल गया अपने को? स्पिन मोशन के कारण। ये मैं आगे लिखवाऊंगा जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना इनकी, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, उस समय आपको ये लिखवा दूंगा ये किसकी क्यों ऐसा बिहेव करते हैं ना। अभी सिर्फ समझाया कि हाँ भाई छोटी छोटी मैग्नेट्स होती है जिनका खुद का नॉर्थ पोल होता है, खुद का साउथ पोल होता है। दूसरा लिखो, इन absence of external magnetic field, in absence of external magnetic field, all domain are randomly distributed, so their net magnetic moment is 0.
सो देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। देखो क्या होता है ना, ये सारे डोमेन है ना रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में है। ब्रैकेट में लिख लेना ऑल डोमेन आर इन क्लोज शेप, ऑल डोमेन आर इन क्लोज शेप, तभी तो वेक्टर सम 0 होगा। ब्रैकेट में लिख लेना ऑल डोमेन आर इन क्लोज शेप। तो ये सारे डोमेन रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होने से नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0। यानी ये पड़ा पड़ा कभी भी मैग्नेट की तरह काम करेगा नहीं। समझ गए बात को? ठीक है, समझ गए बात को? पक्का? तो पहली लाइन ये थी कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी मैग्नेट होती है जिनका खुद का नॉर्थ पोल होता है और खुद का साउथ पोल होता है। ऐसा क्यों होता है? कि स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। समझ गए बात को? दूसरी बात क्या थी? ये जो मैग्नेट्स होती है वो अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया तो सारी क्या होती है? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती। क्या होती है? तो उसका नेट कितना हो जाएगा? 0। नेट कितना हो जाएगा? 0। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात क्या है? अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, सोच के देखो, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इन डोमेन पे, अब ये सोचो ये मैग्नेटिक मोमेंट है ना, अपने ने पढ़ा है ना, अरे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा तो है, जैसे डाइपोल मोमेंट था वैसे पिछली बार में I इंटू ए से, तो इन पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और ये जितने भी मैग्नेट्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे होगा क्या? इन पे टॉर्क लगने से ऑल मैग्नेट्स, ऑल डोमेन आर अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप सोचो अगर ये सारे ऐसे अलाइन हो गए तो अब ये परमानेंटली क्या किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी? मैग्नेट की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी? मैग्नेट की तरह। ये देखो नॉर्थ पोल है और ये सारे क्या है? साउथ पोल है। तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी जिसका खुद का क्या होगा? एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा? साउथ पोल। नहीं समझे? बोलो पक्का? बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो ना यार, समझ आई ना बात? तो इसका मतलब जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे इन पे टॉर्क लगेगा, सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे, एक परमानेंटली नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल। तो तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, लिखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in presence of external magnetic field all domain are aligned in direction of magnetic field, all domain are aligned in direction of magnetic field। तो इस तरीके से वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे मान लो अगर ये आयरन होता तो ये आयरन ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। आयरन का खुद का एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। आयरन वैसे फेरोमैग्नेटिक होता है, क्यों होता है ये सब बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी उन्हीं की एक्चुअली मैम फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, डोमेन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। नहीं, ये डोमेन थ्योरी होती है, उसमें थोड़ी अलग है, थोड़ा अलग तरीके से भी सिखाऊंगा वहां पर अभी के लिए पढ़ लो, सफिशिएंट है तुम्हारा। सही है? पक्का? अब देखो ध्यान से, एक और चीज आपको मैं बताता हूं। देखो यहां पर दो तरीके की लेंथ होती है इस सब्सटेंस के अंदर। ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ, इसको बोला जाता है क्या? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक लेंथ। देखो एक मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है बच्चे, एक मैग्नेट में भी क्या होता है? ऐसा ही होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी। और ये होती है उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है। देखो होता क्या है, इधर जितने भी नॉर्थ पोल है, सोच के देखो, इन सब पे ये वाले साउथ फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये नॉर्थ थोड़ा अंदर की तरफ आ जाता है और इधर वाला साउथ भी थोड़ा सा क्या होता है? अंदर। तो ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है ये एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते, थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। और इनमें एक रिलेशन होता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 5/6 होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ का। 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। यानी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 0.84 होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ का। ये आपको याद रखना है। जो मैग्नेटिक, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो एग्जैक्टली एंड पे होते नहीं है, थोड़े क्या होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं। समझ गए बात को? ऑब्वियसली बात है, इसको ये वाले खींचेंगे और इसको ये वाले खींचेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो,
पोल स्ट्रेंथ, नेक्स्ट हेडिंग डालो पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, देखो पोल स्ट्रेंथ को छोटे m से लिखते हैं, है ना। इसकी यूनिट बड़ी कमाल की है, याद रखना इसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ होता है, लिखो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। देखो ये जैसे कोई मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है बच्चे ना। अब आप गौर से देखना, ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है पोल की, उसी को अपन क्या बोला जाता है? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? और पोल स्ट्रेंथ पता है किस पे डिपेंड करती है? इसको छोटे एम से लिखते हैं, और ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ डोमेन प्रेजेंट एट क्रॉस सेक्शन। टोटल नंबर ऑफ डोमेन मैग्नेटिक सब्सटेंस में कितने प्रेजेंट है, उससे कोई लेना देना। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? सुन लेना, उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक डोमेन कितने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके एंड पे कितने हैं, जितने ज्यादा डोमेन उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर होंगे, उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। समझ गए? याद रखना, पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ डोमेन प्रेजेंट एट क्रॉस सेक्शन। उसके अंदर टोटल कितने हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसको अपन बोलेंगे नंबर ऑफ डोमेन प्रेजेंट, वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। किस पे डिपेंड करती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जितने ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे, जैसे मान लो ये है, ये पेन है, इस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर ज्यादा इधर कम है, तो इसका मतलब यहां पर एक्टिव डोमेन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यहां पर क्या होंगे? कम होंगे। इसका मतलब इस एंड की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। समझ गए बात को? पक्का समझ में आया? याद रखना, पोल स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर एक्टिव डोमेन क्रॉस सेक्शन के अंदर कितने हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितने प्रेजेंट है, टोटल कितने, उससे फर्क पड़ता नहीं है। पोल स्ट्रेंथ समझ में आ गया आपको? समझ गए ना? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल। इसको देखो, अगर नॉर्थ पोल को लिखोगे तो प्लस एम से लिखोगे, और इसको माइनस एम से। ये एक्चुअली में वो चार्ज वाली कहानी होगी, प्लस क्यू और माइनस क्यू। समझ आया बात को? पक्का। अब देखो इधर, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि ये कोई मैग्नेट है, मान लो ना, ये कोई मैग्नेट है, इसको अगर मैंने ऐसे कट कर दिया, अब बताओ पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये प्लस एम था और ये माइनस एम था। जैसे ही मैं यहां से कट करूंगा, ये दो मैग्नेट बन जाएगी। कितनी मैग्नेट बन जाएगी? दो मैग्नेट ऐसे, एक मैग्नेट ये और एक। क्या इनका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ? क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ, इसका मतलब इनकी पोल स्ट्रेंथ भी चेंज नहीं होगी। ये माइनस एम प्लस एम हो जाएगा और ये माइनस एम प्लस एम हो जाएगा। इनकी पोल स्ट्रेंथ चेंज होने वाली। अगर मैं मान लो सपोज करो इनको ऐसे कट कर देता, मान लो ऐसे, तो ये दो मैग्नेट ऐसी बन जाती। अब आप सोच के देखो, क्या इनका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया? तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाएगी इसकी? प्लस एम बाई टू। इसकी भी प्लस क्या? एम बाई टू। इसकी माइनस एम बाई टू और इसकी भी क्या? माइनस एम बाई। नहीं समझे? समझ गए ना? अगर आप ऐसे कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, तो पोल स्ट्रेंथ भी चेंज। पर आप ऐसे कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? आधी। बात समझ में आ गई? अरे बोलो, सही है। अब देखो, इसमें दो तीन और बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? और ये आपको पता ही है कौन सा प्लेन होता है? इक्वेटोरियल प्लेन होता है ये पूरा का पूरा। क्या होता है? इक्वेटोरियल। समझ गए बात को? बोलो, चेप दो जल्दी से। मैग्नेटिक मोमेंट, नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जैसे आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है? देखो, मान लो ये कोई मैग्नेट है जिसमें ये उसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है और ये माइनस एम है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? एल है मान लो। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो m इंटू एल से डिफाइन होता है फॉर मैग्नेट। ये किसके लिए? फॉर मैग्नेट। और वैसे हमने किसके लिए पढ़ा था? करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए I इंटू ए से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? I इंटू ए से, फॉर मैग्नेट। समझ गए? अब देखो इधर ध्यान से, इसकी जो डायरेक्शन होती है, याद करो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस एम टू प्लस एम, यानी कि साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ होती है।
इसको कैपिटल एम से लिखते हैं, एम इंटू एल, एम इंटू एल। आप ध्यान से सुनो, आप एक बात सोचो, एम किस पे डिपेंड करता था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एल पे किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक लेंथ पे। किस पे? मैग्नेटिक लेंथ पे। ये चीज ध्यान रखना। अब लेंथ का भी फर्क पड़ेगा, लेंथ का भी फर्क पड़ेगा। देखो इधर मैं आपको एक चीज बताता हूं, सोच के देखो, अगर एक मैग्नेट है, सोच के देखो, इस मैग्नेट को मैं, मान लो ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, इसको मैं ऐसे कट कर दूं मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसके कितने पार्ट बनेंगे? 2 पार्ट बनेंगे ऐसे ऐसे। अब आप सोचो, ये प्लस एम और ये माइनस एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ चेंज होने वाली नहीं है, बट क्या इसकी लेंथ चेंज होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? L/2। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? m डैश इक्वल टू m/2। भाई m इंटू L/2 हुआ, तो m/2 हुआ नहीं हुआ? अब अगर मान लो सपोज करो इसको मैं ऐसे कट कर देता ऐसे, तो ये 2 ऐसे मैग्नेट बनती, ये क्या बनता? प्लस एम और ये बनता माइनस एम। फिर ये दूसरा पार्ट क्या बनता? प्लस एम और ये क्या होता? माइनस एम। अब इस केस में क्या होगा बताओ? m डैश, वही पोल स्ट्रेंथ कितना हुआ? m/2। पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा इस बार? m/2। और लेंथ कितनी हो जाएगी? l। तो ये फिर m/2 ही आ जाएगा। यानी कि आप गौर से सोचो, ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? दोनों चीज पे। पोल स्ट्रेंथ भी चेंज होनी चाहिए और लेंथ भी। लेंथ चेंज होगी तब भी ये चेंज हो जाएगा। ये मैग्नेटिक लेंथ है, ध्यान रखना। कौन सी लेंथ है? मैग्नेटिक। समझ गए? पक्का? अब देखो इसकी यूनिट क्या होती थी? आई एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद करो। और इसकी क्या होती है? मीटर। तो इसलिए मैंने पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर लिखी थी। यूनिट बहुत अच्छी है, कई बार लोगों को याद नहीं रहती इसकी यूनिट। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। और अगर इसकी डायमेंशन आ जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो, एक एग्जांपल लिखो, देखो ध्यान से। मान लो सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये माइनस एम और ये प्लस एम, और मान लो इसकी लेंथ है एल, मतलब मैग्नेटिक लेंथ ही ले रहा हूं मैं ना। और एक दूसरी मैग्नेट है ये, इसमें ये है प्लस एम और ये है माइनस एम, और इसकी भी लेंथ क्या है? मैग्नेटिक लेंथ एल है। फाइंड कंबाइन मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इन दोनों मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कितना आसान है ना, इससे आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। सिंपल है ना। एक पोल देखो, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा इधर, वो होगा प्लस एम, और दूसरा किधर होगा? इधर। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा बीच में? √2 इंटू एम। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? √2 इंटू एम को क्या लिख सकता हूं? एम इंटू। आसान, इससे आसान क्या ही हो सकता है? लिख लो जल्दी से, फिर कराता हूं, अच्छा क्वेश्चन कराता हूं इसके बाद। एक मैग्नेट थी अपने पास, ऐसे मान लो, ठीक है, ये प्लस एम और ये माइनस है। इसको क्या किया मैंने? थीटा एंगल पे बेंड कर दिया बच्चे से, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ी बड़ी बन गई होगी ना ये, पर ठीक है, थीटा एंगल पे बेंड कर दिया ऐसे। फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। अगर इसकी लेंथ पहले एल थी और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? कैपिटल एम। फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। आप सबसे पहले सोचो, अगर इसकी मैग्नेटिक लेंथ एल है, अब इसकी मैग्नेटिक लेंथ एल, इसकी मैग्नेटिक लेंथ कौन सी हो जाएगी ये? अरे बोलो ना यार, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये कितना? θ/2। अगर ये रेडियस r है तो ये r cos θ/2 और ये r sin θ/2, तो ये भी कितना होगा? r sin θ/। अरे बोलो यार, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते हैं ना स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स में, इसी पे तो पढ़ाते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m इंटू डिस्टेंस कितनी है? मैग्नेटिक डिस्टेंस 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। समझ गए बात को? पक्का? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस लेंथ को l मानूं तो r इंटू थीटा क्या होगा? l होगा। l क्या होगा? r इंटू थीटा। अरे बोलो, लेंथ ऑफ आर्क
तो आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर की जगह क्या लिख सकता हूं, एल बाई थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो अगर इसको m इंटू एल को कैपिटल M मान लूं तो m डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2m इंटू थीटा साइन थीटा बाई 2। अरे बोलो, समझ आया बात, m डैश कितना आ जाएगा, 2m थीटा बाई साइन थीटा बाई 2। अब थीटा को 90 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2 यानी √2m बाई थीटा। अरे बोलो, पाई बाई 2, सॉरी 90 को क्या रखना पड़ेगा, पाई बाई 2, ये आ जाएगा रेडियन में। समझ गए ना बात को। एक और सवाल करते हैं, देखो ध्यान से, अगर ये कोई मैग्नेट है, मान लो ये प्लस m और ये माइनस m, मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, l है, मैग्नेटिक मोमेंट m है। अब इसको बीच में से इस तरीके से बेंड करते हैं, तो किसी थीटा एंगल पे ऐसे बेंड कर देते हैं, ऐसे मतलब बीच में से कर रहे हैं, ध्यान रखना। किसी और पे होगा तो फिर वो आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी उसमें। ये प्लस m, ये माइनस m, ये l/2, ये l/2, ये किसी एंगल थीटा पर बेंड कर देते हैं बीच में से। फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। आ गया। देखो इधर कैसे करना है इसको, भाई सेम आपकी मैग्नेटिक लेंथ आपकी ये होगी, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, तो ये l cos θ/2 और ये l/2 साइन θ/2। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, l/2 साइन θ/2। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच की डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 2l/2 साइन θ/2। तो l से l गया, m इंटू एल क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा ना, तो ये m साइन θ/2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या, यही आ रहा है सबके आंसर, पक्का। चल वेरी गुड, लिख लो। एक सवाल और करा देता हूं ना, इतने ही होते हैं इन पे सवाल। ये एक मैग्नेट है ना, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है l, ब्रेथ कितनी है इसकी b, और हाइट कितनी है h, सही है। इसको हम कट कर देते हैं, मान लो इसको हम कट कर देते हैं। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, अभी m है, कितना है, m है। आप ये कह सकते हो ये माइनस m है और ये प्लस m है, कोई भी आप कुछ भी ले सकते हो। इसको मान लो मैंने कट कर दिया, और कट करके एक ऐसी मैग्नेट बना दी, देखो ऐसे, ऐसी मैग्नेट जिसकी जो लेंथ है वो l/2 हो गई, सही है, जिसकी हाइट है वो h/2 हो गई, और जिसकी ब्रेथ है वो b/2 हो गई। फाइंड न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड न्यू। इसको उसमें कट कर दिया तो नई मैग्नेटिक नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इस मैग्नेट को उसमें कट कर दिया तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। देखो m कितना है आपके पास है, m है आपके पास है, देखो यहां पर m इंटू लेंथ कितनी मान ले, l मान ले। जैसे ही आप मैग्नेट को डिवाइड करोगे, देखो आपका एरिया h इंटू बी है, यहां एरिया h/2 b/2 यानी hb/4 हो जाएगा। तो एरिया a/4 तो पोल स्ट्रेंथ है m/4 और लेंथ l/2 हो जाएगी, तो इसका ही मतलब ये m/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m/8। समझ गए बात को, पक्का, लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो यार, मान लो ये कोई मैग्नेट है, मान लो, ठीक है, और ये इसका क्या है, प्लस m है, और ये इसका क्या है, माइनस m है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, नॉर्थ पोल में निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। यानी मैग्नेट के बाहर जो इनकी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में एंटर कर जाएगी, सही है ना। अरे बोलो, अब देखो इनकी डायरेक्शन ऐसे बना दो आप, लेकिन मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होती है,
साउथ से नॉर्थ होती है। इस तरीके से ये क्या बनाती है, क्लोज करो बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज करो। समझ गए बात को? तो लिखो डायरेक्शन ऑफ, पहली मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पहले लिखो। लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट is from north pole to south pole, and inside the magnet is from south pole to north pole, and inside the magnet from south pole to north pole. नंबर 2 पे लिखो they are always in close curve, दे आर ऑलवेज इन क्लोज कर्व। ये हमेशा क्या होती है, क्लोज कर्व में होती है बच्चे, सही है। दे आर ऑलवेज इन क्लोज कर्व। उसके बाद तीसरी लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट 8 इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी ड्रॉ 2 टेंजेंट, 8 intersecting point we can draw 2 tangent। लिखो two magnetic field line never intersect each other because two magnetic field line never intersect each other because if they intersect then 8 intersecting point, if they intersect then 8 intersecting point we can draw 2 tangent, we can draw 2 tangent which give us 2 direction of, which give us 2 direction of magnetic field line, which give us 2 direction of magnetic field line which is not possible, which is not possible। समझ गए? लिखो एक और, ये जो B है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेंसिटी ऑफ ए फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ ए फील्ड लाइन। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। सही है, यही प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आप लोगों ने भी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, और चीज बताता हूं, जिसे आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोला जाता था, वैसे कभी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलोगे। इनके कारण जो फोर्स लगता है वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता नहीं है, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोला जाता। दूसरा, ये कंजर्वेटिव भी नहीं होती है ना, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं बोलोगे पर कंजर्वेटिव नहीं होती, ये बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंजर्वेटिव नहीं होगी, इनके कारण कभी भी आप पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है ना। बोलो